हम अपनी तरफ से राम राम करते हैं। और आज का जो ये विषय है कि हम सब राठ के रहने वाले, राठ क्षेत्र के हमीरपुर के लोग, यहाँ पर 60-70 लोग हैं, इस बात को सीख के जाएंगे कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, और ये भी संकल्प लेके जाएंगे कि हम एक आदमी मेरी बात 10 लोगों को बताएगा। चूँकि ये धरती, ये पानी, ये हवा, आकाश अनंत है, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सूरज हमसे बहुत दूर है, उसका मैं बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये धरती में हम चलते हैं, फिरते हैं, खेती करते हैं। जलाशय यानी तालाब, नदी, नाला, कुआं, ये हमारी जद में है, हम इसको खराब कर सकते हैं। हवा पेड़ों से पैदा होती है, हम पेड़ काट को हवा को खराब कर सकते हैं। तो हमें ये धरती, पानी, हवा की सुरक्षा करनी है, क्योंकि इस धरती पर पता नहीं कितने करोड़ साल हो गए तब से मानव सभ्यता है। सतयुग का इतिहास तो मिलता है, हरिश्चंद्र का नाम मिलता है, फिर त्रेता में राम का नाम मिलता है, द्वापर में कृष्ण का नाम मिलता है। लेकिन ये हरिश्चंद्र के पहले कब से चला आ रहा है सिस्टम, किसी को पता नहीं है। लेकिन ये रासायनिक युग का इतिहास बिल्कुल अभी 50 साल पुराना है। 50 साल पहले से जो काम मैंने शुरू किया, उसके दुष्परिणाम हमको इतने जल्दी मिल गए। कौन से दुष्परिणाम? मेरी ज़मीन बंजर होने को आई, मेरे ज़मीन के नीचे का पानी सूख गया, नीचे खिसक गया। मेरे खेत के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी, न तितली है, न चिड़िया है, न मधुमक्खी है, न मेंढक है, न केचुआ है। हम हंस नहीं पा रहे। हमारे जाने कितने भाई बंधु, आप नर्सिंग होम में जाकर के जरा हालात देख लो। ज़मीन बेच करके, जेवर बेच के इलाज हो रहा, फिर भी बच के नहीं आ पा रहा, मर जा रहा है अस्पताल में। क्या आप लोगों से छुपी है बात? छुपी है? अगर नहीं छुपी है तो आंखें खुल जानी चाहिए, हमको होश आ जाना चाहिए। कौन सा होश? ये रसायन बहुत मेरे जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, मानव सभ्यता के लिए बहुत बहुत बुरे हैं। कोई कुछ भी कहे, मैं अब इनसे दूरी बना के रहूँगा। अब मैं इनके प्रयोग को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, बल्कि धीरे धीरे घटाऊँगा। ये संकल्प लेके यहाँ से जाना है। अब एक प्रश्न आएगा, अभी मैं आपको एक ट्रेनिंग दूंगा, आप अपने गांव में जाएंगे और किसी से बताएंगे क्या कि वहाँ एक ट्रेनिंग हुई थी, एक सचान साहब आए थे, वो कह रहे थे कि भाई रसायनों के चक्कर में ना पड़ो। तो अगला आदमी जानते हो क्या कहेगा? अरे यार वो बेवकूफ़ था, वो जो ऐसा बोल गया वो बेवकूफ़ था, तुम्हारा दिमाग तो सही है। ये रसायन कौन बेच रहा है, कौन बना रहा है, सब्सिडी कौन दे रहा है? सरकार। तो वो सरकार से बड़ा है क्या? तो आपको लगेगा नहीं नहीं, बिल्कुल सही, वो सचान आया था, वो मुझे बेवकूफ़ बना के चला गया। भाव आ जाएगा। जैसे हाँ, अब यहाँ पर देखना, जगह जगह दारू के ठेके किसके हैं? सरकार के हैं कि नहीं है? तो इसका क्या मतलब हुआ? दारू पीनी चाहिए, पत्नी को मारना चाहिए, दारू पी के नाली में गिर जाना चाहिए, क्योंकि दारू तो सरकार बेच रही है, दारू तो पीनी चाहिए। सरकार का मतलब है दारू पियो। नहीं, हम अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी की नहीं मानते, हम केवल इतना जानते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ और मुझे छित जल पावक गगन समीरा पंच महाभूत ने बनाया है।
पंच महाभूत हमको पाल रहा है, मरने के बाद इन्हीं पंच महाभूतों में हमको मिल जाना है। तो हम कम से कम पंच महाभूत धरती पानी हवा के साथ साथ चलें, इनको बर्बाद ना होने दें। खेती ऐसी करें कि धरती बंजर ना होने पाए, ज़मीन के नीचे का पानी ना नष्ट होने पाए और पेड़ जिंदा बने रहें। ठीक है ना। तो चलिए, वर्तमान में आपने सुना होगा प्राकृतिक खेती की जब बात आती है तो एक बात है जीवामृत की। जीवामृत की बात आपको जितने लोगों ने सुनी है उन्होंने यकीन नहीं किया है। यकीन इसलिए नहीं किया कि एक व्यक्ति ने यकीन किया था, उसको फायदा नहीं हुआ। किसी ने जीवामृत का प्रयोग किया, सही बताना आपने किया। इधर आ जाओ मेरे पास, देखना। मैं आपको सामने मतलब पर्दा उठाता हूं, कहानी क्या है। आप यहां बैठिए, बैठो जरा। आपने जीवामृत बनाया था? बनाया नहीं था साहब। हाँ, वो कौशल विकास योजना के तहत हाँ, हमको सिखाने आई थी, तो पहले उनने बनाया था, फिर हमने बनाया था। फिर आपने प्रयोग किया? प्रयोग किया। फिर क्या हुआ? उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट। सच्ची बताओ। बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम गोभी के फूल लगाएंगे। चलो अब सुनो, कोई बात नहीं, हम इनकी मान लेते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो अब हमने तो नहीं कहा बहुत अच्छा रिजल्ट था, आपके बीच के किसान ने कहा बहुत अच्छा रिजल्ट था। और था क्यों, अब ये भी सुनिए। ये जीवामृत आज के 70 साल पहले मेरे बुजुर्ग नहीं बनाते थे। आज हमें जीवामृत की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? पीछे 20-10 सालों से हम लोगों ने दबा करके दीमक को मारने के लिए, गुजिया को मारने के लिए, सफ़ेद गिडार को मारने के लिए ज़मीन में फ्यूराडान, कोराजिन, क्लोरोपाइरीफास, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, ये सब डाले हैं। डाले कि नहीं डाले? डाले। जब हमने ज़मीन में दीमक को मारने के लिए कोई पदार्थ डाला तो दीमक भी मरी, केंचुआ भी मरा और छोटे छोटे आँख से न दिखने वाले सूक्ष्म जीव भी मरे। अब ज़मीन को बनाता कौन है? ज़मीन को माँ कहते हैं, ज़मीन जिंदा है। तो जिंदा किसकी बदौलत है? ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीवाणुओं की वजह से ज़मीन जिंदा है। ज़मीन में 84 लाख योनियों की माया के जीव रहते हैं और उसमें जब मैं इंसेक्टिसाइड डालता हूँ तो वो जीव मर जाते हैं। आज के ठीक 50 साल पहले आप लोटा लेके खेत में शौच क्रिया के लिए जाते थे, फिर क्या देखते थे? जो कल मल विसर्जित करके आए थे अगले दिन मिट्टी में बदल जाता था। आज क्या देखते हो? आज भी आप शौच क्रिया करके आइए और 3 महीना उसको लगातार जाके देखिए, वो मिट्टी में बदलता नहीं है। क्यों? पहले मिट्टी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो आप कल मल छोड़ के आए थे, उस पर काम शुरू किया और 24 घंटा तब हुआ जब वो मल मिट्टी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही फसलों के जो अवशेष छूट जाते थे उन पर भी ये बैक्टीरिया क्रिया करते थे। आज क्या होता है साहब, खेत में पराली को, गेहूं के ठूंठ को कैसे नष्ट करें साहब, कुछ उपाय बताओ। तो किसी ने कहा आग लगा दो, मजबूरी में। तो ये जीवामृत क्या है? ऐसे सूक्ष्म जीवों की पुनर्स्थापना खेत में जो खेत में मर गए हैं, ऐसे जीव। जैसे अभी कोरोना आया, वो आया था ना, क्या, अरे वो बीमारी कौन थी? कोरोना। तो कोरोना से लड़ने के लिए पूरे देश को वैक्सीन लगाई गई कि नहीं लगाई गई? ये क्या है? ये जमीन में फसलों में जो रोग लगते हैं, फसलों में जो रोग लगते हैं वो रोग ना लगें इसके लिए वैक्सीन बनाना है। क्या बनाना है? वैक्सीन। और वैक्सीन का मदर कल्चर कहाँ से आएगा? जैसे आपको सिखाया गया था कि इसमें 100-200 लीटर का ड्रम लेंगे,
ये 200 लीटर का ड्रम है, देख लो। इस ड्रम में 150 लीटर पानी डाल देंगे। देखो अब सुनना, ये काम सबको करना है। ये सत्यनारायण की कथा नहीं कि सुन के चले जाना है। हम फ़ोन नंबर दे के जाएंगे, जिस व्यक्ति को कभी कोई दिक्कत हो हमसे पूछ भी सकता है। तो हम जो व्यवहारिक बताएंगे उसको दिमाग में नोट करना, रटना कोई चीज़ नहीं है। अब जैसे मैंने कहा 150 लीटर पानी डालना है। अब एक किसान 150 लीटर पानी दूध के डब्बे से नाप रहा है, ये नहीं करना। ये 200 लीटर का पानी ड्रम है, इसको यहाँ तक भर दो। क्यों साहब, ये 170 लीटर नहीं हो जाएगा क्या? हो जाने दो। 140 रह जाएगा, रह जाने दो। 150 की पैमाइश कुछ नहीं करनी है। इस ड्रम को आधे से मतलब पूरे से थोड़ा सा खाली रखना है, बस इतना समझ लो। तो एक ड्रम लिया, 150 से ज़्यादा लीटर पानी डाल दिया, 10 लीटर गौमूत्र डाल दिया, 10 किलो गोबर डाल दिया, और जंगल के नीचे की मिट्टी या बरगद या पीपल के अच्छे पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दी। अब सुनना मेरी बात, यहीं रख दो, इस कुर्सी पे रखो, इस कुर्सी पे यहाँ रखो बगल में। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, किस बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाएंगे या किस जंगल के नीचे की मिट्टी लाएंगे। देखिए जंगल की मिट्टी क्यों लाई जा रही है, हमारे अपने खेत की हम क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे खेत में तो मैंने पेस्टिसाइड डाला है, वहाँ तो माइक्रोब्स नहीं है, और जंगल में मनुष्य की दखलंदाजी नहीं है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, इसलिए वहाँ माइक्रोब्स होने की संभावना है। तो जो जितना अच्छा पेड़ होगा उतनी अच्छी मिट्टी होगी, जीवाणु होंगे। तो मिट्टी इसमें डालनी कम से कम 2-2.5 किलो 3 किलो, जैसे आपको पढ़ाया गया 500 ग्राम नहीं, 3-4 किलो मिट्टी। 150 लीटर पानी लिया, 10 लीटर गौमूत्र लिया, 10 लीटर किलो गोबर लिया, इसमें डाल दिया, 2-3 किलो मिट्टी डाल दी। अब आपको बताया गया 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन नहीं। अगर उस मिट्टी में जीवाणु बहुत अच्छी मात्रा में थे तो हमें इस 200 लीटर के ड्रम में जीवाणु खूब अच्छी मात्रा में बढ़ाने हैं। तो मित्र आप बताना जरा कि इस 200 लीटर के ड्रम में जीवाणु बहुत अच्छी मात्रा में हो जाएं और भोजन के नाम पर हम उनको देंगे 1 किलो गुड़ 1 किलो बेसन, ऐसा संभव नहीं है। तो शुरुआत में आपने 1 किलो दिया, 10 दिन बाद फिर 2 किलो दीजिए, फिर उसके बाद 2 किलो दीजिए। और जीवाणु ऐसा भी नहीं है कि 72 घंटे में ड्रम जीवाणुओं से भर जाएगा, कभी नहीं भरेगा। क्यों, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? 2 किलो 3 किलो अगर अच्छी मिट्टी होगी तो इसको बनने में लगेंगे 1.5, 2, 2.5, 3 महीना तक। अगर मिट्टी उस मिट्टी में बहुत अच्छी संख्या में जीवाणु आए थे तो हो सकता है 1.5 महीने में बन जाए, थोड़े से कम रहे होंगे, हो सकता है 2 महीने बन जाए। जैसे घर में आप दही जमाते हो, 4 किलो शाम को 5-6 बजे 4 किलो खौलाए हुए दूध को हल्का सा जब ठंडा हो जाता है तो महिलाएं 1 चम्मच जामन लगाती हैं। अगर 1 किलो दूध है तो भी 1 चम्मच जामन, 2 किलो दूध है तो भी 1 चम्मच जामन, 4 किलो दूध है तो भी 1 चम्मच जामन, 10 किलो दूध है तो भी 1 चम्मच जामन। और दही क्या आप समझते हो कि 6 बजे सुबह जम जाएगा? तो 1 किलो भी, जिसमें 1 किलो दूध में 1 चम्मच जामन है, वो सुबह 8 बजे दही खराब होने लगेगा। और 2 किलो दूध में 1 चम्मच जामन है, वो दही सुबह 8 बजे बहुत बढ़िया खाने लायक होगा। और 4 किलो दूध में 1 चम्मच जामन है, वो दही 8 बजे जमने वाला नहीं है, वो 12-1 बजे तक कौ ना जमे। और 10 किलो दूध में 1 चम्मच जामन है,
वो अगले दिन जमेगा, लेकिन जमने के पहले खराब हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ? तो जामन का एक प्रोसीजर है ना, कितने लीटर दूध में कितना जामन, वैसे ही इस ड्रम में 200 लीटर पानी को हमें जीवामृत बनाना है। 200 लीटर पानी को जीवामृत में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या समझते हो, मिट्टी का जामन तो हमने 1.5-2 किलो 3 किलो सही डाल दिया, लेकिन अगर उस जीवाणु को पनपने के लिए मेरा भोजन कम रह गया तो जीवाणु कैसे पनपेगा? तो इसमें हर सप्ताह 4, 5, 6, 7, 8 सप्ताह तक 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा, 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा डालते रहिए, हिलाते रहिए। ठीक है ना? इसकी पहचान बता दूं कब बन जाएगा। जैसे 5 दिन के बाद इसमें आपने हाथ से चलाया और पानी से धुल दिया, बदबू लगभग समाप्त हो गई, तो समझ लीजिए अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ। 15 दिन के बाद आपने इसमें हाथ डाला, पानी से धोया, बदबू है, साबुन से धोया, बदबू चली गई, अभी सही नहीं बना। 1 दिन आएगा 2 महीना 2.5 महीना के बाद कि आप इसमें हाथ डालेंगे और साबुन से धोएंगे, रगड़ करके सूंघेंगे, वैसे ही बदबू आएगी। बदबू कह लो या खुशबू कह लो। 15 मिनट के बाद फिर आप साबुन से हाथ धुलेंगे, फिर बदबू नहीं गई। 15 मिनट के बाद फिर आपने हाथ धुला, फिर बदबू नहीं गई। पक्का बन गया, मजबूत बन गया, दमदार बन गया। और क्या होगा, इस ड्रम को अभी जो आपको सिखाया गया कि पहले इस ड्रम में जब जीवामृत बन जाए तो गोबर लेना, घन जीवामृत बनाना, बुआई के समय डालना, फिर 1 ड्रम लेना, फिर जब गेहूं में पानी लगाना तो 1 ड्रम खेत ले जाना, नाली के साथ बहाना, फिर जब दोबारा सिंचाई करना तब तक फिर बना लेना, फिर बहाना। ये नौटंकी नहीं करनी। ये बताओ, अगर एक बार मैंने घन जीवामृत सही से खेत में बैक्टीरिया जो नहीं था इनाकुलेट कर दिया, तो बार बार बैक्टीरिया को इनाकुलेट करने की क्या ज़रूरत है? और सुनिए, किसान का गांव घर यहाँ है, खेत घर से 2 किलोमीटर दूर है, ये 200 लीटर का ड्रम बैलगाड़ी है नहीं, ये 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर भरा भरा है जीवामृत का ड्रम, वो खेत तक कैसे ले जाए बताए कोई? अगर खेत तक नहीं ले जाता, खेत में बनाता है और ये ड्रम नंगा रखा है, खेत में जीवामृत का बना बनाया ड्रम रखा है, अभी बन नहीं पाया, या चलो कुछ भी हो, किसान घर में सो रहा है, किसी की ड्रम पर नज़र गई, जब देखा कोई नहीं तो इसको धक्का मारा, फैला दिया ड्रम उठा के। ये संभव ही नहीं है कि किसान बार बार 200 लीटर पानी के साथ 200 लीटर पानी के साथ ऐसे डालता रहे। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जब जीवामृत सही बन जाएगा 1.5, 2, 2.5, 3 महीने में, तो ये ड्रम जानते हो 10 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। इस ड्रम का 200 लीटर जीवामृत, अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है और आप पिसिया बोने जा रहे हो, तो 5-6 कुंटल गोबर की सूखी हुई खाद लेना। सूखी हुई नहीं मिलेगी तो सुखा लेना छाया में। फिर इससे 100 लीटर जीवामृत निकालना, उसके ऊपर डब्बे से छिड़क देना, फावड़े से, हाथ से, पैरों से मिला देना, और 1 कुंटल खाद 1 एकड़ ज़मीन में बिखेर देना, पीछे से ट्रैक्टर चला करके जुताई कर देना। ठीक है ना? ये बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर नमी में मिल गए, अब ये अपना काम शुरू करेंगे। इनका काम क्या था, खेत में जो चीज़ें बिना सड़ी हुई पड़ी हैं, चाहे गाय भैंस का गोबर हो या मनुष्य का मल हो या फसलों के अवशेष हों, ये बैक्टीरिया उनको सड़ाना शुरू कर देंगे। भला यहाँ तो मैंने उसको गुड़ खिलाया, आटा खिलाया, अब वहाँ जाकर ये क्या खाएगा? ये सदियों से अपना ऐसी चीज़ें खाता आया है। यहाँ तो आटा और गुड़ इसलिए खिला रहे थे कि इनकी संख्या को 2 महीना में बहुत हमको 400 गुना बढ़ानी थी, इसलिए हमने गुड़ और आटा खिलाया इनको।
अब खेत में तो ये भूसा ही खाएंगे ना, फसलों के अवशेष ही खाएंगे। तो ये क्या करेंगे, जैसे अभी कई बार होता है, कई लोग कहेंगे इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है। इस जीवामृत में कोई नाइट्रोजन पोटास नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर हाँ, अब चूंकि एक पदार्थ है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ हम NPK से इसकी कोई गणना नहीं करेंगे, इसके पास अपना कुछ नहीं है। तो आप काम कैसे करेगा, देखिए आप प्राकृतिक खेती में मैंने पहले कहा कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार अगर आपकी ज़मीन में, जैसे पिछले साल पिसिया बो रहे हो आप, सरकारी गोदाम से आप 60 कुंटल की क्षमता का बीज लाए हो, जैसे दुकानदार ने कहा इसकी पैदावार 60 कुंटल की है, और आपके 1 एकड़ ज़मीन वो 10 कुंटल गेहूँ निकला है। अगर 60 कुंटल क्षमता की पैदावार होती, आपका खेत सही होता तो 25 कुंटल पिसिया होनी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन आपके खेत में तो 10 कुंटल निकली है। तो क्या मतलब हुआ कि वैरायटी चाहे 100 कुंटल की ले आओ, आपके खेत 10-12 कुंटल से ज़्यादा नहीं पैदा कर पाएगा। इसका मतलब हुआ खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बहुत कम है आता। अब मैं क्या, मेरी सलाह क्या, प्राकृतिक खेती में अब आप कहेंगे कि जब गेहूं 60 कुंटल की वैरायटी लाते हैं, मेरे खेत में 25, 26, 28 कुंटल से ज़्यादा नहीं होती, तो हम गेहूं बोना बंद करते हैं। ये आपका ज्ञान है, क्योंकि मेरी माँ की सामर्थ्य गेहूं पैदा करने की नहीं है। अब हम चना करेंगे, राई करेंगे। तो चना की आप 25 कुंटल की वैरायटी लाए थे तो 18 कुंटल हो सकता है। गेहूं की 60 कुंटल की वैरायटी आपकी 25 कुंटल हो रही है, लेकिन चना की 25 कुंटल की वैरायटी आपकी 18 कुंटल हो रही है। और आप देखेंगे तो चने में फ़ायदा है। इसीलिए बुंदेलखंड के लोगों से कहा जा रहा है कि आप दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती ज़्यादा करिए। क्यों? बुंदेलखंड में पानी भी नहीं है। जैसे अभी गर्मियों में अप्रैल मई जून में पानी की क्राइसिस हो जाती, पीने के पानी की। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में पिसिया की अंतिम सिंचाई करते करते मैं पूरे चेक डैम का, पूरे नाले का, पूरे जलाशय का, पूरे कुओं का पानी पंप सेट लगा लगा के निकाल डालता। और जैसे ही अप्रैल आई, पिसिया कट गई, तो फिर हैंडपम्प सूखने लगे, अब परेशानी हो गई। इसलिए बुंदेलखंड के किसानों को तो वैसे भी दलहन और तिलहनी फसलों पर आगे आना चाहिए। अब देखिए, अब ये जीवामृत हमने डाल दिया। कब डाला? चूँकि आज मैं खड़ा हूँ जुलाई में। जुलाई की तो फसलें आपकी बुब गई, अब तो ये नहीं बन सकता, लेकिन अब इसको आप रबी से शुरू करेंगे। चना और पिसिया में जो भी फसल बोएंगे, इसको बनाना कब शुरू करेंगे? अगर हमने रबी में अक्टूबर में चना बोना है या नवंबर में पिसिया बोनी है, तो अभी से शुरू कर दो। तो अब आप कहोगे कि साहब अभी तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहीं 4 महीना तो नहीं हो जाएंगे? हो जाने देना। ज़्यादा दिन का हो जाने पर कोई नुकसान नहीं होता। बस आप 2 किलो 1 किलो गुड़ आटा कुछ डालते रहना, नुकसान कभी नहीं होगा, और अच्छा बैक्टीरिया मैच्योर होगा। तो जीवामृत डालने के बाद देखना क्या हो रहा है। अब बात सुनना, जैसे अभी किसान का प्रश्न है कि क्यों बाबूजी ये बताओ, अगर मैंने जीवामृत डाल दिया तो हम गेहूं बोएंगे और अब हम उसमें यूरिया, DAP, पोटास कुछ नहीं देंगे तो पैदावार मेरी कैसी होगी? तो सुनना मेरी बात। अगर पिसिया आपकी 10 कुंटल हो रही थी और जीवामृत को बुआई के समय दिया है और यूरिया, DAP, पोटास कुछ नहीं दोगे, तो आपकी पिसिया 7 कुंटल होगी। क्यों? पहले मैंने बताया कि अगर जीवामृत नहीं दे रहे थे तो 4 कुंटल हो रही थी, जीवामृत दे दिया तो 7 कुंटल होगी। और अगर यूरिया दे दिया, पोटास, DAP बंद कर दो, क्योंकि मैंने बताया गेहूं, धान, गन्ना जैसी फसलों को नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत है, और वो नाइट्रोजन मेरे खेत में उतनी नहीं है, और इस जीवामृत में नाइट्रोजन का कोई भंडार नहीं है अभी तुरंत का तुरंत। तो पिसिया की और धान की और गन्ने की पैदावार घटेगी। लेकिन हाँ, अगर चने की फसल बोई है और आप अब यूरिया, DAP कुछ भी नहीं देंगे, और पिछले साल चना हो रहा था 6 कुंटल, तो चना 7 कुंटल होगा। लेकिन हाँ, गेहूं की पैदावार घटेगी। अब आप चाहते हो गेहूं की पैदावार ना घटें, साहब ऐसी कोई टेक्निक बताओ
तो मैं फिर बताऊंगा, डीएपी पोटास मत देना, यूरिया जितनी देते थे दे देना, तो 10 कुंटल की बजाय 11 कुंटल पिसिया होगी। ठीक है ना? आपकी डीएपी तो बच गई, डीएपी बच गई ना। और देखो 200 लीटर के ड्रम में, जिस किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है और जीवामृत का प्रयोग 5 एकड़ ज़मीन में किया, तो इस जीवामृत को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए हैं देखना आप। अरे अगर 15 किलो आटा 15 किलो गुड़ लगा है 3 महीने में, तो 700-800 रुपये का तो खर्चा हुआ है। ड्रम तो तुम्हारा कंटिन्यू चलता रहेगा 20 साल। लेकिन 5 एकड़ पिसिया बो रहे थे तो 5 बोरी डीएपी ला रहे थे, 13×5 = 65, 6,500 की डीएपी बच गई और पैदावारी 1 कुंटल प्रति एकड़ बढ़ गई यूरिया डाल करके, तो घाटा की फायदा। लेकिन ये काम क्यों नहीं करते? आप करोगे? आप करोगे? तो पहला काम करना, ये ड्रम खरीदना है सबको एक एक। और कई बार सरकारी योजनाओं से ऐसे ड्रम मिल जाते हैं तो हम उसमें पानी भरते हैं गाय को पिलाने के लिए ना। जो चीज़ जिस काम के लिए मिली उसका वहाँ उपयोग करिए। एक ड्रम खरीदिए, ये कै रुपए का ड्रम आता है बाज़ार में? 800 का। 800 का ड्रम खरीदिए, 150 लीटर पानी डाल दीजिए। अब एक विषय आता है, आपने पूछा नहीं, जैसे मैंने कहा शुरू में, 10 लीटर गाय का मूत्र और 10 किलो गाय का गोबर। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय है और गाय नहीं है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। गाय नहीं है जिनके घरों में? देखिए, आधे लोगों के घरों में गाय नहीं है। अब तुमने चूंकि प्रश्न नहीं पूछा हमसे, तो क्या लेके जाओगे संदेश यहाँ से कि ये जो ट्रेनिंग हुई, ये ट्रेनिंग उनके लिए थी जिनके पास गाय है। हम पे तो गाय है ही नहीं, हमें तो जीवामृत बनाना ही नहीं ना, ऐसा नहीं है। फिर सुनिए, इस जीवामृत को गौमूत्र मिल जाए तो अच्छा है, गोबर मिल जाए अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है। जंगल की मिट्टी के जीवाणुओं का संवर्धन करना है, गुड़ और आटा बहुत है। ठीक है ना? हमको केवल गुड़ और आटे का इंतजाम करना है, बीच में इसको हिलाते रहना है और आपका जीवामृत बन जाएगा। तो गाय अगर नहीं भी है तो भी हम जीवामृत बनाएंगे। अच्छा बताओ, आपके यहाँ हल्दी नहीं है, आज घर में हल्दी ख़त्म हो गई, रसोई बननी है, तो आज आप दाल नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना? बिना हल्दी के दाल बना लेंगे। क्यों? मसाला ख़त्म हो गया तो सब्जी नहीं बनाएंगे? अरे धनिया मिर्चा नून से बना लेंगे, नहीं डालेंगे गरम मसाला। बात समझ रहे हो ना? ऐसे ही जीवामृत में गाय का मूत्र, गाय का गोबर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी मैं जीवामृत बनाऊंगा, क्योंकि मैं विनोद कुमार सचान एक ही चीज़ कहता हूं कि प्राकृतिक खेती 14 करोड़ देशवासियों को करनी है। जिन 4 करोड़ किसानों के पास गाय है, क्या प्राकृतिक खेती वही करेंगे? नहीं, इस खेती को सभी किसानों को करना है और धरती माता को बचाना है, अपने चेहरे पर मुस्कान लाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारना है, इसलिए प्राकृतिक खेती करना है। ठीक है ना? अब किसी का कोई प्रश्न हो आप पूछ लो।